दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस हादसे के बारे में जिसने नेपाल के ही नहीं पूरे विश्व का दिल दहला दिया। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे देखने की कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो में मैंने किसी देश को कोई भी आरोप नहीं लगाया है और इस वीडियो को आप अपने विवेक से देखने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी चीज़ मेरे द्वारा किसी को टारगेट करके नहीं कही जा रही है। यहाँ सिर्फ एक कहानी के रूप में और एक ज्ञान के रूप में आपके सामने पेश करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं इस घटना को वैश्विक राजनीति से जोड़ करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कृपया आप लोगों से निवेदन है कि अपने विवेक से इसे समझें। दोस्तों, समय था शीत युद्ध का 1947 से लेकर 1991 के बीच में, जब दो विचारधाराओं ने पूरे विश्व को दो तरह से बांट दिया था, जिसे आप कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म अर्थात पूंजीवाद और साम्यवाद के रूप से भी जानते हैं। यह ऐसा युद्ध था जिसमें कोई भी हथियार नहीं उठाए गए, परंतु जो दो कॉमन विचारधाराएं थी, पूंजीवाद और साम्यवाद, इन दोनों के उपयोग से अमेरिका और सोवियत रूस अपने अपने विचारों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर देश पे लागू करके अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लग गए थे। दोस्तों, यह वह समय था जब ये दो देश डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर एक देश को एक कठपुतली की तरह उपयोग में ला रहे थे। दोस्तों, मैं यह नहीं कहूँगा कि कौन सी विचारधारा इन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ है। इस बात का नॉलेज तो शायद आपको मुझसे ज़्यादा होगा, परंतु एक बात ज़रूर कहूँगा कि कोई भी विचारधाराओं का अगर कोई अच्छा पक्ष होता है तो उसका बुरा पक्ष भी होता है। अब हम बात करेंगे इन दो विचारधाराओं का प्रभाव भारत और नेपाल में कैसे पड़ा। अभी कुछ खुलासों के दौरान यह पता चला कि पूंजीवाद का नेतृत्व करने वाला देश अमेरिका की CIA और साम्यवाद का नेतृत्व करने वाला देश सोवियत रूस की KGB, इन दोनों सीक्रेट एजेंसियों ने मिल करके काफ़ी अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर एक देश में कई प्रकार के कोवर्ट ऑपरेशंस चलाए। दोस्तों, सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो कोवर्ट ऑपरेशन वह ऑपरेशन होता है जिसके बारे में जो देश उस ऑपरेशन को चलाता है, उस ऑपरेशन के बारे में उस पर्टिकुलर देश को नहीं पता चलता जहाँ पे ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो मतलब ये छुपा के करने वाला ऑपरेशन होता है और इसे बोलते हैं कोवर्ट ऑपरेशन। दोस्तों, इन कोवर्ट ऑपरेशंस के बारे में हमें पता चलता है KGB के फॉर्मर आर्काइव डायरेक्टर वर्सेली मित्रोकिन की किताब से, जिसमें यह कहा गया है कि कई प्रकार के कोवर्ट ऑपरेशंस अमेरिका के CIA और तत्कालीन सोवियत रूस के KGB ने मिल अलग अलग अपने विचारधाराओं को अलग अलग देशों पे मनवाने के लिए इस पे अलग अलग देशों पे चलाए, जिसकी वजह से कुछ ऐसे लीडर्स का जो राष्ट्रवादी पक्ष के थे, जो अपने देश की बात, अपने देश के लक्ष्य को हासिल करना चाहते थे और इन दोनों देशों के पाले में नहीं जाना चाहते थे, उन लोगों को डायरेक्टली इन कोवर्ट ऑपरेशन से मरवाया गया। दोस्तों, वर्सेली मित्रोकिन की किताब में कई सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, अलग अलग देशों में किस प्रकार सोवियत रूस ने अपने कोवर्ट ऑपरेशन चलाए। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में इंडिया के प्रति देना चाहूँगा कि इंडिया में भी KGB के प्रभाव क्षेत्र को इतना बढ़ाया गया और वो लोग अपने कोवर्ट ऑपरेशंस को इस तरीके से हाई प्रोफाइल तरीके से करने लग गए, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि लाल बहादुर शास्त्री जी को जिस प्रकार मरवाया गया, उसमें कहीं ना कहीं KGB का बहुत बड़ा हाथ था और वो अपने विचारधारा को एक प्रकार से भारत में पूरी तरीके से फैलाने की कोशिश कर रहे थे। एक प्रकार से देखा जाए तो भारत को एक साम्यवाद देश के रूप में बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो एक ऐसे लीडर थे दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी, जो सच में एक अच्छे नेतृत्व थे भारत में और वो चाहते तो अलग अलग देशों से जो भी अच्छे संबंध है वो कायम रखते और अपने देश में भी एक प्रकार का डेवलपमेंट, एक प्रकार का राष्ट्रवाद बनाना उनके मन में था, उनके नेतृत्व में था। तो कहीं ना कहीं इन दोनों महाशक्तियों के देशों को, जो ये विचारधाराओं को पाल रहे थे, पूंजीवादी और साम्यवादी, इन लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, ये जो व्यक्ति है ये कोई थर्ड विचारधारा को आगे लेकर के आएगा, जिस वजह से ये देश, ये जो इंडिया है, ना रूस के पक्ष में जाएगा ना पूंजीवाद के पक्ष में जाएगा। तो इस वजह से जो KGB ने कहीं ना कहीं इस डॉक्यूमेंट के आधार पे, जो वर्सेली मित्रोकिन की किताब KGB एंड द वर्ल्ड में ये साफ साफ कहा गया है कि कई प्रकार के पॉलिटिकल लीडर्स का भी मर्डर करवाया गया था। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी जो इंडिया से संबंधित थे, इनके विषय में हम
किसी और वीडियो में बात करेंगे, पर आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं नेपाल के शाही हत्याकांड के बारे में। दोस्तों, सारी दुनिया को यह बताया गया है कि नेपाल के राजा किंग वीरेंद्र की हत्या उनके क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने की थी, परंतु ऐसा नहीं है। नेपाल की जनता भी इसे असहमत है और कहीं जो अच्छे बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। इसमें कई बड़ी ही ताकतों का हाथ है और इसका प्रूफ कहीं ना कहीं मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। इस घटना का तार भी उसी शीत युद्ध के साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों, जिसमें दो देश आमने सामने थे, रशिया और अमेरिका। साम्यवाद की तरफ से रशिया और पूंजीवाद की तरफ से अमेरिका। ये दोनों देश अपने पूरे के पूरे एक ब्लॉक बना करके पूरी दुनिया को अपने ब्लॉक के हिसाब से डिवाइड करके ही अपने एक नेतृत्व के साथ एक सेंट्रलाइज्ड मॉडल में दुनिया के सामने आने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, भारत में साम्यवादी विचारधाराओं को बढ़ाते हुए जो सोवियत रूस अपने नेतृत्व के साथ जो भारत में एक्टिविटीज़ बढ़ा रहा था और अपनी विचारधाराओं को फैलाने की कोशिश कर रहा था, जिसके अंतर्गत कोवर्ट ऑपरेशन चलाते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को एक हत्या के कारण मार दिया गया था। परंतु कहा जाए सेम परिदृश्य दोस्तों, अगर आप एंगल्स बदल के देखने की कोशिश करें नेपाल की तरफ, तो यह परिदृश्य सेम नेपाल में भी हुआ है, जो कि दरबार हत्याकांड या शाही हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, इसी सेम परिदृश्य के अनुसार नेपाल में जो लीडरशिप वाली विचारधारा वाली जो देश थी, जो दो पावर मैंने आपको बताई, रूस और अमेरिका, तो यहाँ पे रूस ना रह करके अमेरिका ही पूंजीवादी नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाह रहा था। और इसी दौरान जो कोवर्ट ऑपरेशन चलाया अमेरिका के CIA ने, उसके दौरान ही राजशाही हत्याकांड हुआ और सारे संसार को यह बताया गया कि उनके पुत्र ने ही उनकी हत्या की है। मतलब जो दीपेंद्र हैं क्राउन प्रिंस, उन्हीं ने ही अपने पिता की और अपने पूरे परिवार की हत्या की थी। और दोस्तों, इस बात पर जोर देते हुए फॉर्मर पत्रकार अमेरिका के वायने मैटसन ने यह साफ तौर पर एक कहा कि लोगों को बताया कि जो नेपाल में जो किंग वीरेंद्र और उनके पूरे खानदान का जो असैसिनेशन हुआ था, वो पूरी तरीके से CIA द्वारा चलाए गए कोवर्ट ऑपरेशंस और साथ में भारत के कुछ अवसरवादी जो इसको कोवर्ट ऑपरेशन के साथ CIA के साथ मिल गए थे और उन दोनों के मदद से ही ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिस वजह से किंग वीरेंद्र की हत्या कराई गई और उनके पूरे खानदान की हत्या करवाई गई। दोस्तों, आप ये वीडियो देख सकते हैं। Now they've been experiencing a lot of earthquakes in the Midwest, and some have been attributed to fracking. I actually believe that some of them are probably as a result of both those gentlemen, Presidents Truman and Eisenhower, spinning in their graves over what has become of the Cold War instruments that Truman created. Eisenhower, of course, built up on. CIA was created in 1947. The NSA was created in 1952. दोस्तों, मैं यहाँ भारत पे कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि भारत में भी कुछ ऐसे अवसरवादी लोग हैं जो नेपाल और उसके समान जितने भी देश हैं दुनिया में, उन सबको एक अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। और दोस्तों, मुझे इस बात पे भी पूरा विश्वास है कि अगर भारत में लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे बड़े बड़े लीडर्स अगर होते, तो शायद आज भारत और नेपाल के ऐसे संबंधों में कोई ऐसा थर्ड पार्टी नेशन नहीं घुस पाता। और कुछ ऐसे अवसरवादी जो आज नेपाल को एक गलत रूप से उपयोग करने में लगे हुए हैं और छोटे छोटे देशों का उपयोग करने में लगे हुए हैं, वो सब आज की डेट में नहीं होते। तो लीडरशिप ही यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। कहीं ना कहीं हम देखें तो वो लीडर्स अच्छे थे। मैं यहाँ पे किसी लीडर के बारे में नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है या सही है, परंतु मैं एक आइडल लीडरशिप के बारे में बात कर रहा हूँ, जो आइडल लीडरशिप उस समय इंडिया में थी, और अगर वो होती तो आज नेपाल के साथ संबंध और अच्छे होते। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत में भी कई प्रकार के कोवर्ट ऑपरेशंस हुए हैं जिसमें बड़े बड़े लीडर्स को मरवाया गया है। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसे तत्व हैं जो थर्ड पार्टी नेशन है, जिनके ऊपर भरोसा लोग करते हैं और गवर्नमेंट भरोसा करती है, और देखा जाए तो वही कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवादी प्रकार के लीडर्स होते हैं जो देश को अच्छी तरीके चलाना चाहते हैं, उन लोगों को कई तरीके से मरवा दिया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो भारत भी एक बहुत बड़ा पीड़ित है। नेपाल तो है ही, भारत भी बहुत बड़ा पीड़ित है। यहाँ पे कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जो इस चीज़ से, इस दर्द से छुपा हो। ले देकर मेरा यह कहने का अर्थ है दोस्तों कि जो कंडीशन, जो चीज़ें शीत युद्ध के दौरान इन दोनों देशों के कारण जो अमेरिका और रूस कर रहे थे, वो चीज़ आज भी हो रही है।
और वो युद्ध के रूप में तो नहीं पर कोई और रूप से हो रही है, जैसे बेरोजगारी, भुखमरी, कालाबाजारी और कठपुतली सरकारें। दोस्तों, मानता हूं कि कुछ गलत लोगों की वजह से भारत और नेपाल के रिश्तों में बहुत खटास आ रही है, परंतु इसमें हर भारतीय दोषी नहीं है। दोस्तों, अमेरिकी वरिष्ठ पत्रकार वायने मैटसन के अनुसार इस प्रकार के जो अमेरिका ने जो कोवर्ट ऑपरेशन चलाए थे वो नेपाल के साथ साथ वेनेजुएला के राष्ट्रपति हुगो चावेस के ऊपर भी चलाए थे, परंतु वेनेजुएला में ये चीज़ सफल नहीं हो पाई थी, पर नेपाल में पूरी तरीके से ये कोवर्ट ऑपरेशन सफल हुए, जिसमें किंग वीरेंद्र की हत्या की गई। दोस्तों, कहा यह जाता है कि तत्कालीन कम्युनिस्ट नेता जो एमाले से थे, मदन भंडारी जी, उनका यह मानना था कि नेपाल एटलीस्ट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के रूप में तो बन जाए, मतलब संविधान रहे, राजा रहे, और राजा सिर्फ राजा ही न रह करके एक संवैधानिक पद की तरफ चला जाए। तो इसी बात को देखते हुए राजा वीरेंद्र ने एक लॉजिक लगाया और इसके साथ एक डिसीजन पे आ रहे थे कि वो खुद अपने आप को एक राष्ट्रपति और उनकी जो आने वाली जनरेशन है वो राष्ट्रपति के ही लाइन में जाएगी और देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री होगा और एक संविधान होगा। तो वो एक अपने आप को राजा के रूप में ना देख करके एक राष्ट्रपति के रूप में देखना चाह रहे थे और बहुदलीय व्यवस्था के अनुसार देश में लोकतंत्र कायम रहे, उनका एक ये परसेप्शन था। परंतु दोस्तों, अमेरिका की CIA को इस बात का डर था कि नेपाल एक कम्युनिस्ट देश ना बन जाए, जो कि स्वाभाविक रूप से सोवियत रूस, रशिया को ही सपोर्ट करेगा। इसी वजह से दोस्तों, अमेरिका की CIA ने नेपाल के कुछ भ्रष्ट नेताओं के साथ मिलकर के और भारत के कुछ अवसरवादी लोगों को लेकर के ये पूरे के पूरे कोवर्ट ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें किंग वीरेंद्र और उनके पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षाओं के आड़े सिर्फ राजा वीरेंद्र ही थे। सांख्यिकी रूप से देखा जाए तो दोस्तों, राजा वीरेंद्र जब राजा थे नेपाल में तो काफ़ी बड़े लेवल पे सुधार हो रहे थे देश में, और उस डेवलपमेंट में काफ़ी बहुत ही बदलाव आ रहा था। और मैं अपने भारतीय भाइयों को यह कहना चाहूँगा कि आप नेपाल के उस नागरिक की पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए, जिसके राष्ट्रवादी शासक वर्ग को कोई बाहर की ताकत ने रातों रात ख़त्म कर दिया। कितनी पीड़ा हुई होगी, कितना बुरा लगा होगा, इसे समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, मैं किसी भी विचारधारा को नहीं मानता हूँ, परंतु यह बात भी कहने से नहीं चूकूंगा कि राजा वीरेंद्र और क्राउन प्रिंस दीपेंद्र बहुत अच्छे शासक नेपाल के लिए साबित भी हुए हैं। और जिन शासक को मरवा करके अमेरिका ने एक निष्ठा का संदेश जरूर दिया है पूरे संसार को, लोगों को पता है उसकी वैल्यू और उसकी, कहेंगे ना अपनी भाषा में, औकात सबको मालूम है। खैर, और दोस्तों, मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा कि भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी हैं जो नेपाल को सिर्फ एक बफर स्टेट के रूप में देखते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि उन लोगों की वजह से आप हर भारतीय को गलत निगाह से कभी मत देखिएगा। हो सके तो जो असामाजिक तत्व जो लोगों के सामने आते हैं या जो उनके क्रियाकलाप कृत्य सामने आते हैं, उनको आप एक्सपोज करने की कोशिश करें, हो सके तो उनके सामने खड़े होने की कोशिश करें। यह बात हमारे पूरे नेपाली भाई और बहनों को समझना जरूरी है कि जो देश अपने आप को इस पूरे संसार का एक ठेकेदार समझने की कोशिश करते हैं, वही देश जो डेवलपमेंट की राह पे चलने वाले देश हैं, जो भारत, नेपाल और जितने भी आसपास के पड़ोसी मुल्क और जो भी देश डेवलपमेंट की राह पे चल रहे हैं, वहाँ पे सही तरीके से तथाकथित रूप से यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और इन लोगों पे भरोसा करना, इन देशों पे, इन थर्ड पार्टी नेशन पे, इनकी बातों में आकर के इन पे भरोसा करना ठीक नहीं रहेगा। अपना डेवलपमेंट हम खुद ही कर सकते हैं और इन विचारधाराओं से दूरी रहें। हमें सिर्फ इंसानियत की विचारधाराओं को मानना चाहिए। बाकी जो बड़े लेवल पे जो भी देश करते हैं उनके बारे में तो अपन कुछ कह नहीं सकते हैं। उन लोगों की राजनीति, उन लोगों की ग्लोबल पॉलिटिक्स ही अलग होती है। और मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा कि जो लोग भारत और नेपाल के रिश्तों को सुधरने नहीं देना चाहते और इनसे सिर्फ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो भगवान उन सबको सद्बुद्धि दे। पहली बात तो यह, और भारत और नेपाल और जो भी आसपास के पड़ोसी मुल्क हैं वो सब अपने डेवलपमेंट के रास्ते में काम करें, न कि इन बड़े बड़े जो तथाकथित नेतृत्व वाले देश, जो बहुत बड़े देश हैं, तो संसार को जो चला रहे हैं, इनसे मदद ना लें। अपना डेवलपमेंट अपने हाथ से करें, इसी से देश परिपूर्ण होगा और समाज अच्छा होगा। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट पे लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा दोस्तों। फिर मिलूंगा इस प्रकार की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।